नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने जारी है हिंदी की शिक्षण विधियां। लास्ट टाइम में आपने 4 शिक्षण विधियां हैं वो अच्छे से पढ़ ली हैं। आज देखिए 5वीं रीट पात्रता परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इन टॉपिकों को अच्छे से देखें साथियों। प्रश्न आएंगे आपके समझ आधारित। 5वां साचार्य विधि देखिए क्या है। इस विधि का आविष्कार साथियों किया है श्रीमती मारिया मोंटेसरी ने, और यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया कि साचार्य विधि का आविष्कार किसने किया। श्रीमती मारिया मोंटेसरी ने। साचार्य विधि का प्रयोग यूरोप है उसमें सबसे अधिक किया जाता है। इस विधि में कई प्रकार के चित्र तथा खेलने की वस्तुएं एक कमरे में एकत्रित कर ली जाती हैं। इन वस्तुओं तथा चित्रों आदि में नाम कार्डों पर लिखे जाते हैं। इन कार्डों को आपस में मिला दिया जाता है। बालक दीवार पर लटके हुए चित्रों और कमरे में पड़ी हुई वस्तुओं को देखता है और इनके नामों को कार्डों पर ढूंढने का प्रयास करता है। अभ्यास करते करते बालक अनेक शब्दों और वर्णों का परिचय कर लेता है। तो भाषा को इन कार्डों के माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से बच्चा है, विद्यार्थी है, वो सीखता है साथियों। किसमें? साचार्य विधि में। यह सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है यूरोप में की जाती है। किसने आविष्कार किया? श्रीमती मारिया मोंटेसरी ने। यह ध्यान में रखें। इसका जो अवगुण है साथियों कि यह केवल कुछ संख्याओं का ही ज्ञान कराया जाता है। पूर्ण रूप से समझाने में समर्थ नहीं है। कुछ ही संज्ञान जो ज्ञान है, अच्छी बातें हैं, उनको समझाने में समर्थ है। यह विधि केवल छोटी कक्षाओं तक ही सीमित है। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं साथियों। बेफालतू की बातें आप कितनी भी पढ़ते रहे थे वो काम आपके आने वाली नहीं है। सक्सेस वही होता है साथियों जो सिलेक्टेड टॉपिक है और सिलेक्टेड मैटर पढ़ता है। साचार्य से तात्पर्य नवीन ज्ञान को किसी वस्तु के साथ जोड़कर साचार्य करवाना। यह वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। इसे देखो और कहो विधि भी कहते हैं। तो ये साचार्य से तात्पर्य है नवीन नए जो नया ज्ञान है उसको किसी वस्तु के साथ में जोड़ा जाता है। किसी वस्तु के साथ में, चित्रों के साथ में नए ज्ञान को। और वाचन शिक्षण की प्रमुख है, बोलने से संबंधित है। वाचन यानी बोलना। देखो, चित्रों को देखो और इसके बारे में कहो फिर। यही आपकी क्या है? साचार्य विधि। अगली देखिए साथियों, बहुत ही शानदार नोट्स, वही जो आपके काम की बातें हैं। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक में देखिए इसके जो जनक हैं माइकल सेमर हैं। माइकल सेमर। और 1935 में इन्होंने इस विधि को बताया। इस विधि में अक्सर व शब्द को ध्वनि की सहायता से पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? अक्षरे और शब्द, इनको ध्वनि की सहायता से पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक विधि। वाचन के लिए ध्वन्यात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता है। आजकल बच्चों की जो पुस्तकें हैं उसमें अक्षर बोध विधि तथा ध्वनि साम्य विधि दोनों का समन्वय होता है। इन दोनों प्रणालियों को ध्वन्यात्मक विधि भी कहते हैं। इस विधि से उच्चारण कौशल का विकास होता है। एक शिक्षक है, प्रश्न है देखिए, एक शिक्षक अपने बालकों को पायो जी मैंने धन रतन पायो, ये एक सॉन्ग है साथियों। अब पता नहीं है, इतनी फिल्में मूवी वगैरह में देखता नहीं। पायो जी मैंने धन रतन पायो सुना हुआ है, लेकिन कौन सी फिल्म का ये पता नहीं। नामक पाठ पढ़ाते समय किस उपागम को प्रयोग में लेता है? तो ध्वन्यात्मक उपागम को, यानी गा करके उसके संगीत के माध्यम से उसको बच्चों को इसमें समझाया जाता है। ये ध्यान में रखें आप। अक्षर है, शब्द है, इनको बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है इनका ध्वनि के माध्यम से, गा करके, संगीत के माध्यम से। तो ये छठी विधि है आपकी। 7वीं विधि बहुत ही प्रचलित है, व्याख्यान विधि। उपनाम है इसके कई, कथन पद्धति है, प्रवचन विधि है। व्याख्यान विधि साथियों सर्वाधिक प्राचीन विधि है। ये ध्यान में रखें। सबसे पुरानी अगर विधि पूछ ली जाए तो वो आपकी व्याख्यान विधि है।
वर्तमान में सर्वाधिक आलोचना की जाने के उपरांत भी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। सामाजिक पढ़ाते हैं साथियों, किसके माध्यम से? इसी व्याख्यान विधि के द्वारा। हिंदी पढ़ाते हैं इसी व्याख्यान विधि के द्वारा। अगर साइंस की बात की जाए तो प्रत्येक चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। कुछ बातें इस प्रकार की भी हैं साथियों जिनका व्याख्यान किया जाता है, व्याख्या की जाती है। जैसे साइंस में पुष्प के बारे में जानकारी दी जा रही है, पुष्प को आप दिखा रहे हैं, लेकिन साथियों साथ साथ में उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, उसको आप बता भी रहे हैं कि ये पुष्प है, इसके इस प्रकार से पत्तियां हैं, ये कितना खिला हुआ है। ये सारी बातें आप उनको बच्चों को साथ साथ में बताई भी जा रही हैं आपकी, और जो बताया जाता है वही क्या है? व्याख्यान है। तो ये नहीं कह सकते कि आजकल इसका प्रचलन कम हो गया है, आजकल भी है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से, तो ये भी क्या है? व्याख्यान ही है साथियों। यह केवल सृजनात्मक विधि है। व्याख्यान विधि में अध्यापक केंद्र बिंदु होता है, अध्यापक को केंद्र में रखा जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं वो होते हैं आपके निष्क्रिय, सिर्फ सुनते रहते हैं। आप अब क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन आप किसी प्रकार की एक्टिविटी इसमें नहीं कर रहे हैं। अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपके द्वारा सुना जा रहा है, तो अध्यापक क्या है? केंद्र बिंदु। कौन सी विधि में? व्याख्यान विधि में। व्याख्यान साथियों मनोवैज्ञानिक विधि है, जो भी लिखा है उसका वाचन किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की नई जो सोच है वो विकसित नहीं होती है। छात्र इसमें निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय श्रोता, श्रोता का मतलब सुनने वाला, आराम से बस सुनता है। इनकी रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। किनकी? छात्रों की। बस बखान किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। अब उस बच्चे की उसमें रुचि है या नहीं है ये पता नहीं, प्रवृत्तियां हैं, उसकी योग्यताएं हैं, उनको सही प्रकार से नहीं पहचान पाते हैं। व्याख्यान विधि के साथियों 3 रूप हैं, एक व्यास विधि, एक तुलना विधि, एक समीक्षा विधि। और व्याख्यान विधि में अध्यापक के 5 चरण होते हैं। 5 चरणों के द्वारा व्याख्यान विधि को पूरा किया जाता है अध्यापक के द्वारा। सबसे पहले किसी टॉपिक का चयन करता है, प्रकरण का चयन, नियोजन यानी अच्छे से उसकी योजना बनाता है। फिर प्रस्तुतिकरण, उसको प्रस्तुत करता है, किसके सामने? छात्रों के सामने। और लास्ट में उसका रिजल्ट निकालता है, निष्कर्ष और मूल्यांकन। फिर जो पढ़ाया जाता है, व्याख्यान किया गया, वो आपके कितना समझ में आया ये छात्रों से पूछता है, और उसी को कहते हैं मूल्यांकन। जानकारी प्राप्त करना कि आपने कितना ज्ञान अधिगम किया है। ये एक छोटा सा प्रश्न बनाया है, देखिए व्याख्यान विधि का मुख्य आधार क्या है? व्याख्यान विधि का साथियों मुख्य आधार है मानव सूचना संप्रेषण प्रविधि। मानव सूचना संप्रेषण प्रविधि, तो ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखें आप। इसके बाद में साथियों आपकी है 8वीं प्रदर्शन विधि। आज सिर्फ 10 विधियां ही करेंगे, उसके बाद में बहुत सारी हैं, लेकिन ये नोट्स हैं साथियों, ये इतने आसान नहीं है बनाना, मुश्किल कार्य है। जितना भी हो सके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, प्रदर्शन विधि, किसी घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। कोई भी घटना हो जाए उसको दृश्य यानी विद्यार्थियों को दिखाना तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। इसको प्रदर्शन विधि में मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मूर्त होती है साथियों जो आपके सामने मौजूद हो, और अमूर्त वो जो आपके सामने मौजूद नहीं हो लेकिन फिर भी उसका आभास करवाया जाता है। जैसे एक विद्यार्थी कभी भी समुद्र के पास में नहीं गया, समुद्र को नहीं देखा, तो ये उसके लिए क्या है? अमूर्त वस्तु है। मूर्त वो जो जैसे आपके रूम में पड़ी बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो आप सामने देख पा रहे हैं, वो सारी क्या है? मूर्त वस्तुएं। कोई भी मान लीजिए, खाना है, आपके खिलौने हैं, आपकी कॉपी पेंसिल है, ये सारी चीजें। तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने कोई भी वस्तु रखी जाती है और फिर कभी आपको जैसे समझाना हो, समुद्र का एक चार्ट बना लिया कि ये समुद्र है, यहाँ पर बहुत सारा पानी है, इस प्रकार से। तो साथियों आपने कभी समुद्र को देखा नहीं है, फिर भी आपके वो मूर्त चित्र देख करके
आप उस समुद्र की कल्पना कर सकते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने प्रयोग का प्रदर्शन करता है तथा प्रयोग से संबंधित विभिन्न पक्षों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के समय छात्र भी सक्रिय रहता है। इस प्रकार पाठ द्विपक्षीय हो जाता है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में द्विपक्षीय। प्रदर्शन विधि में छात्रों की निरीक्षण व तर्क शक्ति में भी प्राप्त विकास होता है। तर्क शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, निरीक्षण, अच्छे से उसको जो भी टॉपिक उनको पढ़ाया जाता है, जिस भी वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके बारे में अच्छे से जान पाता है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक को केंद्र माना गया है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो भी करवा रहा है, कौन करवा रहा है? शिक्षक करवा रहा है। हालांकि इसमें विद्यार्थी भी एक्टिव रहता है, अच्छे से देखता है। देखिए, प्रदर्शन के समय छात्र भी क्या रहता है? सक्रिय रहता है। ये ध्यान रखें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनाया है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर साथ साथ में इनके क्वेश्चन भी करवाए जाएं। ज़्यादा क्वेश्चनों को शामिल नहीं किया जा सकता साथियों, वीडियो लंबा बनेगा। तो वीडियो की प्रोसेस इतनी आसान नहीं है साथियों जितना आप सोचते हैं। पहले इसके नोट्स बनाए जाएं। नोट्स बनाने के बाद में इसकी पीडीएफ बनाएं। पीडीएफ बनाने के बाद में साथियों रिकॉर्ड किया जाए। देखिए कितनी लंबी प्रोसेस। आप कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी से मैटर प्रोवाइड कर दीजिए। पीडीएफ रिकॉर्ड करने के बाद में उसमें कुछ इस प्रकार का हो तो उसको एडिट भी किया जाता है। एडिट करने के बाद में उसको सेविंग किया जाता है, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद में साथियों वीडियो को अपलोड किया जाता है। वीडियो को अपलोड करते समय उसके थंबनेल हैं, टाइटल हैं, डिस्क्रिप्शन है, टैग्स हैं, बहुत सारा काम रहता है साथियों। तब जाकर के एक वीडियो तैयार होता है और विद्यार्थी उसमें भी लाइक नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है फिर। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। हम भी चाहते हैं कि आपको मैटर बहुत सारा दें, लेकिन साथियों इतना आसान नहीं है। प्रदर्शन विधि में दोष क्या है? यह 8 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रदर्शन विधि में दोष क्या है? तो ये सारे दोष हैं। छात्र स्वयं प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित विधि है। कक्षा का अनुशासन ठीक नहीं रहता है। जब प्रयोग असफल रहता है तब छात्र के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे के सारे हैं इसमें प्रदर्शन विधि के दोष। अगली 9वीं है साथियों श्रुत लेखन अभ्यास विधि। फटाक से देखते हैं उद्देश्य इसकी। छात्रों की वर्तनी दोष दूर करना। जब लिखाया जाता है तो जैसे ये नाम है सुरेश, अब ये साथियों सही नहीं लिखा गया है, ये वर्तनी में दोष है। तो इसको लिखवाने की जो प्रैक्टिस की जाती है वो अच्छी तरीके से करवाई जाती है। श्रुत लेखन अभ्यास विधि इसी को कहते हैं। सही ढंग से सुनकर शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करना, लेखन शक्ति का विकास करना। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर लिखने के कारण इसका नाम क्या है? श्रुत लेखन विधि पड़ा। श्रुत यानी सुनकर के लिखना और उसका अभ्यास करवाना। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के श्रुत लेखन हेतु अधिक उपयोगी है। छोटे बच्चे लिखने में बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाते हैं। उनको किसी कहानी को लिखवा लिया या मान लीजिए कोई हैंडराइटिंग है उनको डाल दी गई, वो लिखवाते हैं। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए यह विधि बहुत ही उपयुक्त है। सुलेख अक्षरों को सुंदर लिखना ही सुलेख है। सुलेख, सु का मतलब अच्छा, लेख यानी लिखना। अक्षरों को सुंदर लिखना ही सुलेख है। यह लेखन का प्रथम एवं आवश्यक गुण है। अनुलेख है। अनुलेख देखिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बालक द्वारा किसी अच्छी और सुंदर लिखावट को देख देख कर लिखना ही अनुलेख है। ये लिखा हुआ है और इसको विद्यार्थी देख देख करके लिखता है। आप भी इसमें से नोट्स बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अनुलेख कहते हैं। प्रतिलेख देखिए, किसी प्रकार की पत्र पत्रिका, पुस्तक में छपे हुए वाक्य या गद्यांश की नकल करके लिखना ही प्रतिलेख कहलाता है। कोई भी पत्र पत्रिका या पुस्तक में छपे हुए वाक्य हैं, गद्यांश हैं, तो उनकी नकल करके लिखना ही प्रतिलेख है। और अच्छी और सुंदर लिखावट को देख देख कर लिखना। यहां पर थोड़ा सा ये देखिए, अनुलेख में अच्छी और सुंदर है, लेकिन यहां पर इस प्रकार का कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ कोई भी गद्यांश हो उसमें से नकल करके लिखना ही प्रतिलेख है। ये दोनों में डिफरेंस है।
और ये छोटा सा एक प्रश्न कि श्रुति लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुति लेख से श्रवण लेखन का, श्रवण यानी सुन करके और लेखन का मतलब लिखना। और आज के अंतिम विधि है साथियों, कल दूसरी फिर पढ़ेंगे, दल शिक्षण टीम टीचिंग विधि। दल शिक्षण विधि या समूह शिक्षण, दल का मतलब क्या होता है? समूह में। दल शिक्षण विधि का श्री गणेश यानी शुरुआत अमेरिका में हुआ 1939 हार्वर्ड विश्वविद्यालय छात्र मिशिगन व हार्वे द्वारा। ये याद रखें, मिशिगन व हार्वे के द्वारा दल शिक्षण का श्री गणेश हुआ। शुरुआत हुई अमेरिका में 1939 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन? मिशिगन व हार्वे। और ये समय था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। कार्लो आलसन क्या कहते हैं? देखिए, दल शिक्षण अनुदेश परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है। इसमें दो या दो से अधिक अध्यापक अपने कौशल तथा शिक्षण योजना का छात्रों के एक समूह के शिक्षण में सहयोग करते हैं, जिसमें लचीली योजना प्रयोग में लाई जाती है, जो विशिष्ट अनुदेशन की आवश्यकता अनुसार बदली भी की जा सकती है। बस समझना इतना सा है कि दल किसका दल? अध्यापकों का दल। एक, दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर बच्चों को शिक्षण करवाते हैं। इसमें यही क्या है? टीम टीचिंग, समूह में शिक्षण। दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है। जैसे साथियों, एक हिंदी का टीचर है और एक साइंस का टीचर है, दल में कार्य करवाएंगे, इनको प्रयोग बहुत अच्छे से आते हैं और ये कविता है, कहानी है, इसके माध्यम से अच्छा रूप उस विषय वस्तु को दे सकते हैं। दोनों जब मिल जाएंगे तो उसी विषय वस्तु को कहानी के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से अच्छे से विद्यार्थी समझ सकता है। इसलिए दल शिक्षण विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इसमें दल शिक्षण सहकारिता की भावना पर आधारित है। दल शिक्षण के 3 सोपान हैं: योजना का निर्माण करना, व्यवस्था का क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन परीक्षण। दल शिक्षण के 3 ही प्रारूप होते हैं: आम सभासन, लघु सभासन या अनुवर्ग शिक्षण, और एक है प्रयोगशालासन। तो ये 10 विधियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। टोटल 27 हैं। अच्छे से इनको पढ़ लेंगे तो जो 15 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग इन्हीं में से आ जाएंगे साथियों। इनको समझ लिया तो आगे वाले टॉपिक आप आराम से समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो साथियों डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास में रहता है, और एक छोटा सा बटन है चैनल को सब्सक्राइब करने का, वो भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ में, आगे की जो विधियां हैं उनको देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।